स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले एक्चुअली ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी है, राइट। तो हम पढ़ेंगे ऐसी दवाइयाँ जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है या उसको स्टिमुलेट करती है, तो इनको बोलते हैं एड्रिनर्जिक ड्रग्स। एड्रिनर्जिक ड्रग्स। अब सिंपैथेटिक या एड्रिनर्जिक ड्रग्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है एएनएस, उसके दो पार्ट होते हैं, पीएसएनएस या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारा एक गंदा सा ब्रेन है, ठीक है, और ये एक गंदी सी स्पाइनल कॉर्ड है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली थोरिकोलम्बार रीजन से आते हैं। थोरिकोलम्बार रीजन से वो आते हैं, फिर यहाँ पे एक गैंग्लिया होता है और इस गैंग्लिया में जाके इनर्वेट करते हैं, फिर यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जाते हैं और फिर ये ऑर्गन पे जाके अपना इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स और इनको बोला जाता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। क्लियर है कि एएनएस होता है, पीएसएनएस होता है, एसएनएस होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स होते हैं वो थोरिकोलम्बार रीजन से आते हैं, ठीक है, थोरिकोलम्बार रीजन से आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हमें इतना समझ आ गया कि ये ऑर्गन पे जाके इफेक्ट करेगा, लेकिन ऑर्गन पे कुछ रिसेप्टर होते होंगे ना, जिस पे जाके जो नर्व फाइबर है वो इनर्वेट करता है। तो वो रिसेप्टर कौन से होते हैं, वो क्या होते हैं? तो मैं एक, ये न्यूरॉन है, इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ये हमारा न्यूरॉन हो गया, इसको मैंने बोल दिया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। जहाँ पे सिनेप्स होता है उसके पहले जो न्यूरॉन होता है उसको प्री सिनेप्टिक बोलते हैं, और सिनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक। तो यहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर में बार बार इनको एड्रिनर्जिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन। नॉर एड्रिनलिन या एड्रिनलिन, ये दो मेन इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है एड्रिनर्जिक ड्रग्स या एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, जो भी है। अब ये रिसेप्टर दो टाइप के बांटे गए हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा को फर्दर डिवाइड करते हैं अल्फ़ा 1 में, अल्फ़ा 2, और बीटा को फर्दर डिवाइड करते हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। मैं आपको बताऊंगा जल्दी कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 कहाँ कहाँ होते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो अल्फ़ा 2 है इसको छोड़ के सारे पोस्ट सिनेप्टिक होते हैं, कि ये जो पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर है इस पे होते हैं सारे के सारे, एक्सक्लूडिंग अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 यहाँ पे लगा होता है, प्री सिनेप्टिक। तो अगर यहाँ से नॉर एड्रिनलिन रिलीज होता है और इस अल्फ़ा 2 को स्टिमुलेट करता है तो क्या होगा, ये इसी नॉर एड्रिनलिन के रिलीज को रोकेगा। तो अल्फ़ा 2 वर्क्स एज ए ब्रेक, कि ये क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, राइट। तो इतना सा बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर है कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं और ये अल्फ़ा 2 ब्रेक की तरह काम करते हैं। स्टार्टिंग विद कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अल्फ़ा रिसेप्टर्स के इफेक्ट। अल्फ़ा रिसेप्टर इफेक्ट्स, पहले काम बात कर लेते हैं अल्फ़ा 1 के। तो अल्फ़ा 1 जो है, जब अल्फ़ा 1 को स्टिमुलेट करा जाएगा तो क्या करेगा, सबसे मेजर जो काम है इसका वो होता है वासो कंस्ट्रिक्शन। वासो कंस्ट्रिक्शन मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। दूसरा इसका काम है, जो रेडियल मसल्स होती हैं आइरिस की, रेडियल मसल ऑफ आइरिस, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ये उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। उससे क्या होगा, ऑब्वियसली मिड्रियासिस। तीसरा इसका काम है एक्वियस ह्यूमर का जो सिक्रेशन है उसको डिक्रीज करवाना। एक्वियस ह्यूमर का जो सिक्रेशन है उसको डिक्रीज करवाना। अगला काम है, ये क्या कराता है कि जो ये हमारा यूरिनरी ब्लडर होता है उसकी जो ट्राइगोन मसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइगोन ऑफ ब्लडर एंड प्रोस्टेट, ये दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, इनका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, राइट। तो क्या क्या काम है इसके, वासो कंस्ट्रक्शन करवाना, रेडियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, एक्वियस ह्यूमर सिक्रेशन को डिक्रीज करना, और ट्राइगोन ऑफ ब्लडर को कॉन्स्ट्रक्ट करवाना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करवाना, सॉरी। अगला जो है वो क्या करता है, ये जो स्प्लेनिक कैप्सूल होता है हमारी बॉडी में, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में स्प्लेनिक कैप्सूल, नहीं पढ़ा तो भाई जाके पढ़ के आओ, ठीक है। अब
हाँ, तो स्प्लेनिक कैप्सूल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। अगला काम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इंक्रीज करता है। ध्यान रखना क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इंक्रीज करता है सिंपैथेटिक ड्रग, लेकिन काम क्या कर रहा है, एसिटाइल कोलिन को रिलीज कर रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अगला है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन फिर आता है लास्ट में कि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड, उससे पोटेशियम एंड वाटर का सिक्रेशन इंक्रीज करता है। क्या करता है, वाटर एंड पोटेशियम का सिक्रेशन इंक्रीज करता है। ये तो हो गए अल्फा 1 के, ठीक है, मुंह पे याद होने चाहिए ऐसे के ऐसे सारे। वासोकंस्ट्रिक्शन, रेडियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन, एक्यूस ह्यूमर सिक्रेशन डिक्रीज करना, ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर प्रोस्टेट को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, स्प्लेनिक कैप्सूल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, एनएमजे को या जो एनएमजे पे एसिटाइल कोलिन है उसको इंक्रीज करना, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, सलाइवरी ग्लैंड से पोटेशियम एंड वाटर का सिक्रेशन इंक्रीज करवाना, ठीक है। इसके बाद में अल्फा 2 रिसेप्टर्स, अगर अल्फा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होता है, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है। मेनली होता है कि ये क्या करता है, इनहिबिट द इंसुलिन, इंसुलिन के सिक्रेशन को ये इनहिबिट कर देता है। कहाँ से करेगा, ऑब्वियसली बीटा सेल से। इसके बाद में हम बात करते हैं बीटा रिसेप्टर्स की। बीटा रिसेप्टर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो बीटा रिसेप्टर्स में पहले मैं बात करूंगा बीटा 1 की। जब बीटा 1 को स्टिमुलेट करा जा रहा है, अगर बीटा 1 को स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हार्ट बीट इंक्रीज होगी। जो हार्ट जिस फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो इंक्रीज होगा। लास्ट है कि जो कंडक्शन की वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, कंडक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये तो हो गया हार्ट पे। दूसरा हमने CHF या हाइपरटेंशन में पढ़ा है कि जो रेनिन की जो जेजी सेल्स होती है वहाँ से, किडनी की जो जेजी सेल्स होती है वहाँ से रेनिन रिलीज करवाता है, एक लास्ट जो बहुत रेयरली पता होता है लोगों को कि ये ADH का सिक्रेशन करवाता है। कहाँ से, ऑब्वियसली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वहाँ से ये ADH का सिक्रेशन करवाता है। अब बात करेंगे बीटा 2 रिसेप्टर्स की। बीटा 2 रिसेप्टर्स को अगर स्टिमुलेट करेंगे तो ये यूट्रस रिलैक्सेशन करेंगे। ध्यान रखना, अल्फा 1 यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था, जबकि बीटा 2 यूट्रस को रिलैक्स करवा रहा है। अगला है डायलेशन ऑफ आर्टरीज, डायलेशन ऑफ आर्टेरियोल्स। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि अल्फा 1 था वो वासो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था, वो क्या करवा रहा था, वासो कंस्ट्रिक्शन, जबकि ये क्या करवा रहा है, आर्टरियोल्स। जैसे पता है आपको, ये आर्टरी होती है, फिर ये छोटी आर्टरी में जो बदल जाती है आगे जाके, फिर ये आगे जाके आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है। तो अल्फा 1 तो यहाँ काम कर रहा है, जबकि बीटा 2 यहाँ काम कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में दे दूँ, कोरोनरी की जो आर्टरियोल्स होती है उनको डायलेट करवाता है। एक और जो मेन इंपॉर्टेंट काम है इसका वो होता है ब्रोंकोडाइलेशन। इवन जब किसी को अस्थमा होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है बीटा 2 अगोनिस्ट, यानी ऐसी दवाइयाँ जो बीटा 2 को स्टिमुलेट करें। इसी के बाद में बीटा 2 की बात करते हैं। बीटा 2 ट्रेमर्स करवाता है। अगर बीटा 2 स्टिमुलेट होगा तो ट्रेमर्स के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो इंटेस्टाइनल मसल्स होती है उसको रिलैक्स करवाता है, इंटेस्टाइनल मसल्स को रिलैक्स करवाता है। लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़वाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो मैंने बताया कि एड्रेनर्जिक जो दवाइयाँ होती है वो फाइट और फ्लाइट वाली होती है, कि जब इमरजेंसी होती है शरीर के लिए तब ये काम आती है। तो ऑब्वियसली जब इमरजेंसी होगी तब शरीर या जो बॉडी है उसको ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, तो ग्लूकोज बनाने के लिए जो काम किया जा सकता है वो काम हम करेंगे। तो ये क्या कराएगा, लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा के ग्लूकोज बढ़ाएगा। इसी कड़ी में मैं बोल सकता हूँ कि लाइपोलाइसिस करवाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं बीटा 3।
ये बहुत रेयर होता है इसका इफेक्ट, या बहुत कम इफेक्ट होता है। ये क्या करता है, डेट्रूसर मसल को रिलैक्स करवाता है, डेट्रूसर मसल को रिलैक्स करवाता है। ये हो गए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 के काम इफेक्ट। अब बात करता हूँ मैं क्लासिफिकेशन की, कि ये जो दवाइयाँ हैं, जो एड्रेनर्जिक दवाइयाँ हैं, उनका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे जो कि के डी त्रिपाठी में दिया हुआ है, मेजरली वही एक्सेप्टेड होता है। बाकी कई टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड या कॉमनली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन होता है वो होता है के डी त्रिपाठी का। तो के डी त्रिपाठी में इनको बांटा गया है, इनके हिसाब मेजर जो इनका फंक्शन होता है उसके बेसिस पे इनको डिवाइड करा गया है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन में पहले क्लास है वो होती है प्रेशर एजेंट्स। प्रेशर एजेंट जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा दे। तो सबसे पहले आ जाएगा अपना नॉर एड्रेनलिन, फिर आ जाएगा अपना एफेड्रीन, फिर आ जाएगा अपना डोपामीन, फिर उसके बाद में आ जाएगा फिनाइलेफ्रिन। हम बाद में इन सारी दवाइयों को एक एक करके भी पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरी जो क्लास है वो है अपनी कार्डिक स्टिमुलेंट्स, यानी जो कार्डियक फंक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं। इसमें आती है डोब्यूटामाइन, आइसोप्रिनलिन और एड्रेनलिन। फिर आती है ब्रोंकोडायलेटर। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्रोंकोडायलेटर्स कौन से होते हैं, जो कि बीटा 2 अगोनिस्ट होते हैं, क्योंकि जो बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं उनको स्टिमुलेट करने पे ब्रोंकोडायलेशन होता है। तो ये सारे के सारे बीटा 2 अगोनिस्ट है, यानी कि सेलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट है। इनके एग्जाम्पल हैं सालब्यूटामोल, टरब्यूटालाइन, साल्मेटेरोल, बेम्बूटेरोल, फॉर्मोटेरोल। ये सारे के सारे बीटा 2 अगोनिस्ट है और ये यूज होते हैं अस्थमा में। इसके बाद की जो कैटेगरी है वो होती है CNS स्टिमुलेंट्स, जो CNS को स्टिमुलेट करे, CNS को स्टिमुलेट करे। इसमें मेन है वो होता है एम्फेटामाइन। इनके सब की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या काम करते हैं, इनके क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, वो सब अभी 2-4 मिनट में मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर आता है डेक्सामेफेटामाइन। ये होती है मेजरली CNS स्टिमुलेंट्स में। इसके बाद की जो कैटेगरी है वो होती है यूटेराइन रिलैक्सेंट। यूटेराइन रिलैक्सेंट, इन्हीं को कभी कभी बोल देते हैं टोकोलाइटिक्स। यूटेराइन रिलैक्सेंट या टोकोलाइटिक्स में आती है रिटोड्रीन, सालब्यूटामोल, टरब्यूटालाइन। छठवीं कैटेगरी होती है नेजल डीकंजेस्टेंट। इसमें आती है जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, फिर आती है नेफाजोलिन और लास्ट है फिनाइल एफ्रीन। अब स्टार्ट करते हैं एक एक दवाई की छानबीन की, कौन सी दवाई क्या करती है। स्टार्टिंग विद डोपामीन। डोपामीन मेनली डोपामीन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, जो होते हैं D1 एंड D2, और साथ साथ में ये D1 और D2 के साथ साथ में
बीटा वन रिसेप्टर पे भी काम करता है, लेकिन इस पे जो इसका इफेक्ट होता है वो थोड़ा कम होता है, वीक बीटा वन अगोनिस्ट होता है, और साथ में बीटा D1 एंड D2 अगोनिस्ट होता है, राइट। तो जब डोपामिन की लोअर डोज होती है, यानी डोपामिन की अगर कम डोज दी जाती है, तो ये D1 को स्टिमुलेट करके वेजोडाइलेशन करवाता है, D1 को स्टिमुलेट करके वेजोडाइलेशन करवाता है। और वेजोडाइलेशन भी हर कहीं नहीं, स्पेशली रीनल एंड मिजेंट्रिक वेसल्स में। तो लो डोजेज पे D1 को स्टिमुलेट करके रीनल और मिजेंट्रिक वेसल्स को डायलेट करवाता है। मॉडरेट डोज हम जब देते हैं तो ये क्या करता है, ये जो बीटा वन अगोनिस्ट या सॉरी बीटा वन रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करके आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है, आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है, यानी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है। लेकिन जब इसकी हाई डोज हो या जो ऑप्टिमम डोज हो, तब ये D2 और बीटा वन को स्टिमुलेट करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हुए आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक में यूज करते हैं, कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक में यूज करते हैं, कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक में यूज करते हैं। सेप्टिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और आइनोट्रोपिक इफेक्ट दोनों शो करता है। हमने CNS में पढ़ा है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को डोपामिन क्रॉस नहीं कर सकता, डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसलिए इसके कोई CNS इफेक्ट्स नहीं होते। देन नेक्स्ट हमारी ड्रग है वो होती है डोब्यूटामाइन। ये एक सेलेक्टिव बीटा वन अगोनिस्ट है, सेलेक्टिव बीटा वन अगोनिस्ट। अब हमें पता है कि बीटा वन कहाँ होता है, बीटा वन कहाँ कहाँ होता है भाई, बीटा वन होता है मेनली हार्ट में और जेजी सेल्स पे। तो हार्ट में बीटा वन होता है, उसको स्टिमुलेट करने पे क्या होगा कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। लेकिन ये यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है मेनली कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर में, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर में। अगर आपने CSCF का लेक्चर देखा हो, नहीं देखा हो तो जाके देखो भाई। तो ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में यूज होता है मेनली। एक और ख़ास बात हमें ध्यान रखनी है कि इसकी जो हार्ट बीट होती है हार्ट की, उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लगभग ना के बराबर इफेक्ट होता है। अगर आपको पूछे कि डोब्यूटामाइन हार्ट बीट पे क्या इफेक्ट शो करता है, तो आंसर होगा लगभग ना के बराबर इंक्रीज। जबकि हमने देखा कि डोपामाइन हार्ट बीट इंक्रीज कर रहा था, लेकिन ये हार्ट बीट को इंक्रीज नहीं करता। अगली जो दवाई है वो है एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन क्या करती है, एम्फेटामाइन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके CNS में जाती है और वहाँ पे डोपामीन रीअपटेक को इनहिबिट करती है, डोपामीन रीअपटेक को इनहिबिट करती है। डोपामीन रीअपटेक को इनहिबिट करने से क्या होगा, जैसे मैं बताऊँ आपको, ये एक सिनेप्स है, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन पड़ा है। तो होता क्या है कि ये जो प्री सिनेप्टिक है ये इस डोपामीन को वापस ले जाती है, इसका ना रीअपटेक हो जाता है। तो रीअपटेक होने की वजह से क्या होगा, स्नेप्स में डोपामीन की कमी हो जाएगी और डोपामीन एक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने क्या करा, हमने इस डोपामीन के रीअपटेक को ही इनहिबिट कर दिया, तो उससे क्या होगा, डोपामीन की जो अवेलेबिलिटी है स्नेप्स में वो इंक्रीज हो जाएगी और डोपामीन अपना काम अच्छे से कर पाएगा। इसलिए एम्फेटामाइन CNS स्टिमुलेंट होता है। अब ये क्या क्या करता है, ये अलर्टनेस बढ़ाता है, यह अलर्टनेस बढ़ाता है, अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है, तीसरा को कम करता है, सप्रेस द एपेटाइट। अब एक्चुअली होता क्या है कि इससे जो टीनेजर्स हैं हमारे जैसे,
वो इसका अब्यूज़ करते हैं। ये ड्रग ऑफ अब्यूज़ होता है कि इसको लेने से नशा हाई फील होता है, किक मिलता है। तो क्या करते हैं जो टीनेजर्स होते हैं वो इसको आईवी यूज करके मस्त मज़े से नशे करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये ज़्यादा हो जाए अपनी लिमिट से, क्योंकि जो नॉर्मली टीनेजर्स है उनको तो पता थोड़ी है कि क्या इसके थेरेप्यूटिक लेवल्स है, क्या इसकी थेरेप्यूटिक डोज है, कितने लेने के बाद ये टॉक्सिसिटी करता है। तो जब इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए एम्फेटामाइन, टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए हम एक दवाई देते हैं जिसका नाम है क्लोरप्रोमाजिन। ये क्या करता है, क्लोरप्रोमाजिन सीएनएस और पेरिफेरल दोनों, सीएनएस और पेरिफेरल दोनों में से अल्फा जो इफेक्ट है, अल्फा रिसेप्टर का इफेक्ट होता है, उसको इनिबिट करके वापस आदमी को नॉर्मली लेके आता है। लास्ट जो दवाई है वो है फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन एक अल्फा वन अगोनिस्ट है, यानी कि ये सेलेक्टिवली अल्फा वन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। तो ये कहाँ यूज़ हो सकता है? यस, ये वासो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो सकता है, जहाँ हमें वासो कंस्ट्रक्शन करवाने की ज़रूरत है। और वासो कंस्ट्रक्शन हमें कब करवाना होता है? जब हाइपोटेंशन हो, जब सीवियर हाइपोटेंशन हो। दूसरा, अब वासो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारे जो कैरोटिड आर्टरी में जो बैरो रिसेप्टर होते हैं, पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में कि कैरोटिड आर्टरी में बैरो रिसेप्टर होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और वो हार्ट रेट को कम करते हैं। तो इसकी वजह से रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ये हो गई सारी दवाइयाँ और उनके इफ़ेक्ट्स। लास्ट में कुछ की पॉइंट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड कि जो एड्रेनलिन है और नॉर एड्रेनलिन है उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है कि एड्रेनलिन अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, बीटा वन, बीटा टू सब पर बराबरली एक्ट करता है, सब पे इक्वली एक्ट करता है। लेकिन जो नॉर एड्रेनलिन है या जो नॉर एपिनेफ्रिन है वो अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू पे तो बराबर एक्ट करता है, लेकिन बीटा टू पे ये उतना एक्टिव नहीं होता, यानी बीटा टू पे ये कम काम करता है। वैसे ही डोब्यूटामाइन, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डोब्यूटामाइन बीटा वन पे सबसे ज़्यादा काम करता है, फिर हल्का फुल्का बीटा टू पे करता है, और अल्फ़ा पे तो ये बहुत ही कम काम करता है, तो इसीलिए इसको बीटा वन एगोनिस्ट बोलते हैं। इसी लाइन में आता है एक अपना आइसोप्रोटेरेनोल। आइसोप्रोटेरेनोल ये क्या करता है? ये बीटा वन और बीटा टू को इक्वली एक्टिवेट करता है, बीटा वन और बीटा टू को इक्वली एक्टिवेट करता है, लेकिन अल्फ़ा पे इसका काम बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। फिर आता है हमारा फिनाइल एपिनेफ्रिन। फिनाइल एपिनेफ्रिन ये जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये अल्फ़ा वन एगोनिस्ट होता है, तो अल्फ़ा वन पे ज़्यादा काम करेगा, फिर अल्फ़ा टू पे करेगा। इसका जो बीटा रिसेप्टर पे इफेक्ट होता है वो ना के बराबर होता है। और लास्ट है क्लोनिडीन। क्लोनिडीन मुंह पे याद होना चाहिए आपको बिल्कुल डायरेक्टली कि सब ये अल्फ़ा टू अगोनिस्ट है, अल्फ़ा टू अगोनिस्ट है, फिर अल्फ़ा वन पे थोड़ा बहुत काम करता है, और लास्ट में बीटा पे तो बिल्कुल ही काम नहीं करता। तो ये हो गई हमारी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। जो अगला लेक्चर होगा वो होगा एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स, या वो दवाइयाँ जो सिंपैथेटिक सिस्टम को इनिबिट करती हो, राइट। और इनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं बॉडी में वो मैंने बता ही दिया आपको पहले, अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, बीटा वन, बीटा टू सबके। ठीक है, ग्रेट।